आई हम लोगों का टॉपिक हो गया था ईसीबी, एमएमपी तक हो गया था। एक बार रिवीजन ले ले छोटा सा। आइए देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ईसीबी का एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड अगर आप घर जाके आधा घंटा भी मतलब बोलूँगा रिवाइज कर लेंगे तो बात बन जाएगी। आप लोगों को अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है, जैसे आज आपकी 4 क्लासेस हैं, राइट मैडम, मान लो 5 क्लासेस हैं, डजेंट मैटर। एक बस स्ट्रैटेजी बनानी है आशी कि एक ग्रुप को थोड़ा हैवी वेट लेके चलना है इस समय, और एक ग्रुप को थोड़ा ऊपर ऊपर से लेके चलना है, राइट। क्या होगा, एक ग्रुप के जब टेस्ट पूरे हो जाएंगे फिर दूसरे ग्रुप्स के टेस्ट उठा लेंगे, लेकिन जो क्लास में हो रहा है वो डेली का डेली रिवाइज करना। समझ गया। अभी मैं ग्रुप 2 के टेस्ट तुम लोगों के नहीं रखूंगा जो बोथ ग्रुप्स में है, ग्रुप 2 के टेस्ट उनके रखेंगे जिनका सिर्फ सेकंड ग्रुप है, राइट है, डन, ठीक है। चलो देखते हैं। सो अगर हम बात करें कि 3 चीजों का ध्यान रखना है हमने। ईसीबी, ईसीबी होता क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग व्हेन एन इंडियन कंपनी, इंडियन में एलिजिबल इंडियन एंटिटी, एलिजिबल इंडियन एंटिटी किससे लोन लेती है, नॉन रेजिडेंट एलिजिबल लेंडर से। किससे, नॉन एलिजिबल लेंडर से, जो कि क्या है, या फिर क्या बोला, नॉन रेजिडेंट एलिजिबल लेंडर से। नॉन रेजिडेंट बोले तो जो लेंडर है वो फॉरेनर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एलिजिबल। और हमारा जो बोरोवर है वो भी क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज बोले तो एलिजिबल, एक ही बात है मैडम जी। तो जो बोरोवर है वो भी एलिजिबल होना चाहिए और जो लेंडर है वो भी एलिजिबल होना चाहिए, दोनों एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबल एलिजिबल। हाँ अब सुनो एक बार। If I say what is ECB? ECB is external commercial borrowing, that is the loan raised by an Indian eligible company from the recognized lender which satisfies the following 3 points. पहला MAMP, दूसरा permitted and non-permitted end use and all in cost ceiling. all in cost यहां तक रिवाइज करो एक बार जल्दी से। ठीक है, उसके बाद ईसीबी फ्रेमवर्क। एक क्या है, फॉरेन करेंसी ईसीबी, और दूसरा क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अच्छा मुझे बताओ, फॉरेन करेंसी ईसीबी मतलब डॉलर वाला है, उसमें क्या क्या रेज कर सकते हो आप, बैंक लोन, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, नोट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उसके अलावा क्या है सर, ट्रेड क्रेडिट, एफसीसीबी, एफसीबी। इसमें बिल्कुल ठीक है मैडम जी, 100% फाइनेंशियल लीज। इधर सब कुछ सेम है, एफसीसीबी एफसीबी उड़ा दो और ला दो उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर्स एंड वेनिला बॉन्ड्स, राइट, ठीक है। एफसीसीबी एफसीबी का डिफरेंस लिख लोगे, ठीक है। एक में 1993, एक में 2000 बहुत बढ़िया। एक में वारंट होता है, एक में वारंट, एक के रूल्स लेस रिजिड होते हैं, दूसरे के मोर रिजिड, ठीक है। देखिए फिर एलिजिबल बोरोवर्स किया था, रिकॉग्नाइज लेंडर किया था, और एमएएमपी। एक बार एमएएमपी रिवाइज करो, डाउट पूछ लो पहले एक बार जल्दी से। एमएएमपी रिवाइज करके डाउट पूछ लो, फिर आगे बढ़ाता हूं, जल्दी करो लेकिन।
नमस्ते। हो ठीक है भाई, कहाँ था? हाँ, डाउट तो नहीं लेगा ना? ठीक है, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, तुम लोग ने देखा एमएमपी, राइट? एमएमपी बोले तो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है, डन। अब देखते हैं आगे उसके बाद। अब देखो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या है सर। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना सर। बीपीएस क्या होता है पहले बता दूं तो आपको। बीपीएस होता है बेसिस पॉइंट्स। क्या होता है? बेसिस पॉइंट्स। और हमारे आरबीआई के हिसाब से 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100 बीपीएस। लिख लो इसको एक बार। 1% इक्वल्स टू क्या? 100 बीपीएस। ठीक है रिया जी? 1% का मतलब 100 बीपीएस। तो 450 बीपीएस कितना हो गया? 4.5%। ठीक है। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। मैं बता देता हूं फिर भी आपको, जरा ध्यान से सुनना। ये लाइन ही याद रखनी है और कुछ नहीं करना है आपको। इसमें लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा कितना हो सकता है तुम्हारा, उसमें पलक फीस, चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट सब आ जाएगा। सब मिला के तुम कितना खर्चा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस। नाउ व्हाट इज बेंचमार्क रेट? बेंचमार्क होता है एक स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट हम ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं। ठीक है मैडम जी? तो यहां पे आप लोग जो बेंचमार्क रेट लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसे बोलते हैं लिबोर। ये तुम्हें एफएम में पढ़ने को मिलेगा। लिबोर का फुल फॉर्म लिख लो, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। लिबोर का रेट होता है जनरली मैं बता देता हूं आपको, 3 से 6% के बीच में। ठीक है मैडम जी? तो जितना भी लिबोर चल रहा है इस समय, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट, ठीक है, यूके में जितना इंटरबैंक एक्सचेंज रेट चल रहा है, उसको हम स्टैंडर्ड रेट पे लेते हैं कि लिबोर ले लो, और लिबोर प्लस 450 बेसिस पॉइंट का खर्चा हो सकता है। मतलब टोटल मिला के मान ले तो मैं बोलता हूं लिबोर चल रहा है कितना? 5% प्लस 450 बीपीएस। 9.5% में तुम्हारा सारा खर्चा, तुम्हारी सारी कॉस्ट, फीस, ब्रोकरेज, जो लोन दिलवा रहा है उसका खर्चा, सब मिला के उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। इससे कम में तुम पटा सकते हो, पटा लो भाई, लेकिन इससे ज्यादा देना है तो इंडिया से ही ले लो ना भैया, बैंक से। इससे ज्यादा लेना है तो इंडिया से। कुछ आ रहे थे इस शक्ल पे, पूछ ले भाई। क्या? हाँ हाँ, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, सिर्फ ऊपर वाली लाइन चाहिए, वो नीचे में कुछ नहीं। इंटरेस्ट रेट, फीस, चार्जेस, गारंटी फी। गारंटी फी मतलब क्या होता है कि कोई बैंक अगर तुम्हारी गारंटी दे रहा है, वो तुमसे कमीशन ले रहा है। ये सब मिला के तुम लोग इंटरबैंक, दैट इज लिबोर प्लस 450 बीपीएस खर्च कर सकते हो। दैट इज क्या? बेंचमार्क रेट। और बेंचमार्क रेट या तो पार्टी सेट करेंगे, और पार्टी सेट नहीं करती तो क्या है? लिबोर। समझ गए? पक्का? और इसके अंदर एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। राइट मैडम जी? पक्का? तो ये नीचे वाला तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर की लाइन चाहिए। मतलब इस पे क्या कोई क्वेश्चन आ सकता है? कभी नहीं आ सकता सर। लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सर? सर ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक बार पढ़ना सब कुछ, एक बार पढ़ना। जल्दी करो एक बार। सिर्फ ये पढ़ना ही है, ये पढ़ना है सिर्फ, पलक ये 2 लाइनें। डिसाइड कर सकते। राइट, वो मिबोर होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड रेट तो लेना ही पड़ेगा आपको। किसमें?
देख लेंडर की नहीं चलते, कोई भी एक स्टैंडर्ड रेट लेके चलना पड़ता है। बहुत सारे रेट्स दुनिया में काम करते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड रेट, ऐसा नहीं पर्ची निकालते हैं 6% आगे, वैसा नहीं, कोई एक उठाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले क्या देखना है तुमने, ऑल इन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फीस, पहले ये पढ़ लो यहां तक एक बार। बट डज नॉट इंक्लूड दो चीजें, पहला क्या, कमिटमेंट फीस। लिखो कमिटमेंट फीस का मतलब लिखो, लेकिन पहले एक एग्जांपल देता हूं, पहले एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना सर। सर जी एक बार क्या हुआ कि एक फॉरेनर को इंडियन कंपनी ने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो फॉरेनर ने बोला पैसे दे दूंगा, इंडियन कंपनी ने बोला कि पैसे तो चाहिए लेकिन आज नहीं चाहिए, 2 महीने के बाद चाहिए, तो अपने फंड्स को ब्लॉक रखियो और किसी को दियो मत। तो फॉरेनर ने बोला मैं तुझे मां कसम खा के बोल रहा हूं कि पैसा तुझे ही दूंगा भाई, लेकिन ये मेरी एक कमिटमेंट का 2 महीने मेरा पैसा तो ब्लॉक रहेगा ना, 2 महीना फ्री रहेगा, उसकी फीस लूंगा तेरे से मैं। तो कमिटमेंट फीस ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में नहीं आती, अगर वो पे कर भी रहे हो तो अलग से है, एक्स्ट्रा है, वो इसमें कवर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। समझ गया, कमिटमेंट फीस का मतलब लिख लीजिए, द फीस चार्ज बाय द लेंडर टू ब्लॉक द फंड्स क्या लिखा, द फीस चार्ज बाय द लेंडर फॉर टू ब्लॉक द फंड्स, to block the funds as a commitment to the borrower। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स के बारे में सुना कभी, टैक्स पढ़ रहे हो तुम लोग, वाह 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 क्या बात है माधवन जी, मतलब सुनने फिर होगा क्या, मतलब इसका मतलब विद होल्डिंग वैसे ही सुन लिया होगा तूने, विद होल्ड करना मतलब अपने ब्लॉक करना, विद होल्डिंग मतलब ब्लॉक करना। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है, टैन पढ़ाया था मैंने तुम्हें, टैन, दैट्स विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब है पेमेंट के टाइम पे जो तुम डिडक्ट कर लेते हो, पेमेंट के टाइम पे जो क्या कर लेते हो, डिडक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है, मैं बताता हूं, एक इंडियन पार्टी फॉरेनर को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट कमा रही है वो कहां से कमा रही है, इंडिया से कमा रही है। तो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस करती है तो इंडिया में क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। तो अगर इंडियन पार्टी ने इंटरेस्ट पे करते टाइम टैक्स डिडक्ट करके सरकार को जमा करा दिया, तो वो जो टैक्स है वो विद होल्डिंग टैक्स है, और वो कभी भी ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का पार्ट नहीं, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट में से ही काट के दे रहा है ना, कौन सा अलग से पे कर रहा है। तो लिखो एनी टैक्स पेड बाय इंडियन पार्टी, फलक समझ में आया ना, एनी टैक्स पेड बाय इंडियन पार्टी, tax paid by Indian party to the government directly, to the government directly, to the government directly will not be a part of all in cost ceiling, will not be a part of all in cost ceiling। भाई लोग डन है, डन। तो इतना पढ़ना है तुमने, लास्ट लाइन मत देखो, मैं फिर भी लास्ट लाइन का भी मतलब बता देता हूं तुम्हें। स्वैप क्या होता है सुन लो, स्वैप का मतलब होता है मैडम जी कि आपने डॉलर में लोन लिया, लोन को स्वैप करोगे, एक्सचेंज करोगे किसमें, रुपीज में, तो कुछ कमीशन पे करना पड़ता है, कुछ डिडक्ट करना होता है। होता क्या है ना, खरीदने का रेट अलग होता है और बेचने का रेट अलग, ऐसा ही होता है ना, बेचने का रेट कम होता है जब आप डॉलर जमा कराओगे, और खरीदोगे तो ज्यादा देना पड़े, ऐसा ही होता है ना मैडम जी, दैट्स वी कॉल स्वैप रेट, इसको क्या बोलते हैं, स्वैप रेट, ठीक है मैडम जी। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि स्वैप रेट, एक लाइन लिख लो बस, स्वैप रेट शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, बस इतना लिख लो, अब क्लियर हो जाएगा ये सारा ना। तो कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं, कमिटमेंट फीस और विद होल्डिंग टैक्स नहीं होते, बाकी सब कुछ ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो कल को कुछ छोटा मोटा 3 नंबर का कैलकुलेशन आ भी गया ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कैलकुलेट करने का, तो लिबोर दिया होगा, उसमें बीपीएस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 450, लिबोर मान लो 3% दिया हुआ है, 450 बेसिस 7.5% हो गया। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, बस 2 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, कमिटमेंट फीस एंड विद होल्डिंग टैक्स, बस खत्म, याद रहेगा। अब तो क्लियर है सब कुछ, लेकिन स्वैप रेशियो जो होगा, स्वैप कॉस्ट होगी, वो भी इंक्लूड होगी, बिल्कुल सही है भाई, जबरदस्त। आइए
देखिए मैडम जी, एंड यूजर्स नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा है, एंड यूजर्स नेगेटिव लिस्ट। देखते हैं सर ध्यान से। सर ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग, मतलब इनको छोड़ के बाकी कहीं भी यूज हो सकता है, इन चीजों को छोड़ के कहीं भी यूज हो सकता है। सो कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द क्या फॉलोइंग, जो ईसीबी प्रोसीड्स है वो इन चीजों के लिए यूटिलाइज नहीं होंगी, और इसको छोड़ के कहीं भी और यूटिलाइज हो सकती है, इनको छोड़ के कहीं भी और यूटिलाइज हो सकती है। आइए सुन लेते हैं एक बार, जरा गौर कीजिएगा सर। देखिए गौर करते हैं सर, चलिए सुनते। रियल एस्टेट एक्टिविटीज, क्या बोल रहा है सर? रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते सर? रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। आइए देख लेते हैं सर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट में नहीं कर सकते लोन लेके, ठीक है ना सर? तो बताओ जल्दी से मुझे, कहां नहीं कर सकते सर? रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं कर सकते, और कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते। इक्विटी, किसी कंपनी में डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं। पहला बोलो, कैपिटल मार्केट और इक्विटी, तीनों नहीं हो सकता मैडम जी, तीनों नहीं हो सकता। पहला बोलो क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज हो सकता था? हो तो सकता था। बोल रहा वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। वर्किंग कैपिटल का अगर लोन ले सकते हो तो किससे ले सकते हो? फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले सकते हो। सो यू कैन नॉट रेज ईसीबी फॉर वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। चारों पढ़ो एक बार जल्दी से, चारों। पहले चौथा वाला पढ़ लेना श्रेया जी, उसके बाद ऊपर के तीन। पहले 4th पॉइंट पढ़ो, फिर 1 2 3 पढ़ो। सारा पढ़ाता हूं मैं, पहले आप पढ़ो। हाँ यस 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 मैम। सब कुछ सेम है, जो अभी आपने एमएमपी में पढ़ा था ना, वैसा ही है सब, राइट। तो ऊपर वाले 4 पढ़ लिए, और ये लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इस बार आना चाहिए जून वाले पेपर में, कि कहां पे ईसीबी का प्रोसीड्स यूटिलाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ये श्रेया मेरे हिसाब से इस बार मिलना चाहिए पेपर में, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ईसीबी रेज फ्रॉम क्या? फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। मतलब ना तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हो, ना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, एक्सेप्ट द लोन रेज फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग 3 पर्पस। फिर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एक्सेप्ट ईसीबी रेज्ड फॉर, अब यहां पे ध्यान रखना, फॉरेन इक्विटी होल्डर की जरूरत नहीं है। रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से भी ले सकते हो, और अदरवाइज भी ले सकते हो, मतलब किसी और बंदे से, बैंक से, इंडिविजुअल से, गवर्नमेंट से, किसी से भी ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए ईसीबी रेज कर रहा हूं, तो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए जो ईसीबी रेज हुआ है वो कहां से हो सकता है सर? वो हो सकता है कहीं से भी सर। कहां से? इक्विटी होल्डर से भी हो सकता है, और अदरवाइज भी हो सकता है। मतलब अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से भी हो सकता है, और अदरवाइज भी हो सकता है। बात समझ में आई? चलो देख लेते हैं। सो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्या? ईसीबी रेज्ड फॉर, ईसीबी रेज किया आपने किसके लिए? रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले सकते हो, और या फिर क्या? ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर द सेम पर्पस, ऑन लेंडिंग टू द एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज। ठीक है सर जी, मतलब कोई भी बंदा ऊपर वाली एक्टिविटीज के लिए लोन रेज नहीं कर सकता। मतलब फिर से बताऊं, मतलब आप रियल एस्टेट में नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो कोई बैंक बाहर से लोन लेके रियल एस्टेट के लिए लोन नहीं दे सकता, ये ध्यान रख लो। ऑन लेंडिंग फ्रॉम द अबव मेंशन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज डायरेक्टली बैंड है वो इनडायरेक्टली भी बैंड है। भैया जी फिर से बताओ।
एक बार रिवाइज करो जल्दी से। हम्म। ये भी एमएमपी कराया था ना लास्ट क्लास में भाई, उसमें सारा कुछ यही था। सुन ले सुन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिंपल कर देता हूँ। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी, देखो ध्यान से सुनो। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी मतलब एनबीएफसी 50 करोड़ का लोन लेती है फर्दर लोन देने के लिए, दैट्स वी कॉल ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी। राइट, ठीक है। देख लो जल्दी से, कुछ डाउट है तो बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है पलक। पलक अभी आपने आते ही क्या क्या किया यहाँ पे? एक तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पता चला, दो चीजें एक्सक्लूड कर देंगे, एक और एक विद होल्डिंग टैक्स, बाकी सब इंक्लूड होगा। उसके बाद परमिटेड एंड यूजेस में फॉलोइंग cannot be utilized, मतलब the proceeds cannot be utilized in the following purposes, तो we can say that this is a negative list, this is a क्या नेगेटिव, मतलब नॉन परमिटेड एंड यूज है। ये क्या है? नॉन परमिटेड एंड यूज। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। मैक्सिमम लिमिट ऑन ईसीबी ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? एक बार थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे इसको, भूमि जी थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे और कॉमन सेंस से पढ़ेंगे, और एक टेबल छोटा सा तैयार कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन क्या लिखा है? नहीं माता, वो लिखा है कि जो भी तुम पैसा लोगे उस पे कितना ब्याज और बाकी चार्जेस पे करोगे, ये वो है। ये बोल रहा है कि कितना पैसा ले सकते हो। गॉट इट? डन। देखते हैं, सुनिए। तो मैक्सिमम लिमिट ऑन ईसीबी ऑटोमेटिक एंड क्या अप्रूवल रूट, मैक्सिमम लिमिट ऑन ईसीबी ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल। ऑटोमेटिक बोले तो, अप्रूवल बोले तो इसके ऊपर गए तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, किसके थ्रू? एडी के थ्रू। एडी बोले तो ऑथराइज डीलर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, सबसे बड़ा इस कैटेगरी 1। वैसे एडी का मतलब होता है मनी चेंजर, राइट, जो हमने फेमा में पढ़ा था अभी। अब सुनिए, ऑल एलिजिबल बोरोवर्स, एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है? पढ़े थे, जो एफडीआई ले सकते हैं, पोर्ट्स ट्रस्ट, ये सब कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? या हाँ, यस यस यस, बिल्कुल एलिजिबल बोरोवर्स। तो गेम क्या है कि एलिजिबल बोरोवर्स पहले तो होना चाहिए ईसीबी रेज करने के लिए, उसके बाद फिर एलिजिबल बोरोवर अगर है भी तो कितना ईसीबी रेज कर सकते, समझे ना मैम? डन। सुनिए, ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू रुपीज यूएस डॉलर 750 million और इट्स इक्वलेंट इन एनी अदर करेंसी, और इट्स इक्वलेंट इन क्या? एनी अदर करेंसी पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, तो 750 मिलियन आप रेज कर सकते हैं। ठीक है सर, और 1 मिलियन में 10 लाख रुपीज होते हैं, तो इंटू 10 लाख करके निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में यही लिखना पड़ेगा आपको। 75 करोड़ मेरे हिसाब से, 75 करोड़, हाँ 7 जीरो हो जाएंगे, हाँ ठीक है, 75 करोड़ रेज कर सकते हो। डन। यूएस डॉलर 750 मिलियन, राइट सर? ठीक है, और इट्स इक्वलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो 750 मिलियन यूएस डॉलर आप ऑटोमेटिक रूट में ले सकते हो। फर्दर इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज्ड, क्या? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज्ड फ्रॉम डायरेक्ट इक्विटी होल्डर, ECB liability equity ratio for ECB raised under the automatic route shall not exceed 7:1। पढ़ो पूरा पैराग्राफ एक बार, समझाओ मुझे जल्दी से।
समझ आ गया? आपको समझ आ रही है जी? ये मैम को समझ आया, बताइए एक बार। नहीं समझ में आया, क्लियर बोलो। बोलो बोलो। अच्छा एक बार फिर बोलो, सब सुनेंगे, ताकि बाद में आप मुकर नहीं पाओ कि मैं तो यही बोल रही थी सर, तुझे समझ नहीं आता सोए सोए। आप तो बोलो, ट्राई करो मैम, सही गलत मेरे समझ नहीं आता, आप पार्टिसिपेट करो, वही सबसे बड़ी बात है। बोलो। फिर गलत बोलो, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ, ईसीबी जो फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज करेंगे उसका रेशियो 7:1 से ज्यादा नहीं होना, यही बोला आपने, यही बोला ना? चलो देखते हैं ध्यान से। पलक आप कुछ बोलना चाह रहे हो, प्लीज बोलो। अच्छा पलक, हेडिंग क्या है? फॉरेन ईसीबी है ना? अभी ईसीबी जो टोटल है ओवरऑल फॉरेन इंडियन, वो ज्यादा से ज्यादा 750 मिलियन होना चाहिए, राइट ना? ऐसा ही है। फिर बोल रहा है, एक तो ये पॉइंट याद रखो, दूसरा पॉइंट, फॉरेन ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। अगर हम अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर या होल्डर्स से पैसा रेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो हमें एक रेशो ध्यान में रखना है, 7:1। व्हाट इज दिस रेशो? रेशो का मतलब है यहां पे लायबिलिटी इज टू इक्विटी। लायबिलिटी का मतलब है यहां पे डेट इज टू इक्विटी। मतलब बोले तो कि अगर हमारा इक्विटी है, अगर हमारा इक्विटी है 1000, तो हमारा डेट 7000 से ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आया? लेकिन ये 7:1 का रेशो तभी फॉलो करना है अगर हमने पैसा किससे रेज किया है? फॉरेन इक्विटी होल्डर्स से। अगर हम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स से पैसा रेज कर ही नहीं रहे, तो अदानी जैसी कंपनी का जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो 45:1 का रेशो था। 45:1 बोले तो डेट 45 टाइम्स और इक्विटी 1 टाइम, ऐसा था। तो वैसा रोक टोक नहीं है। बोला $750 मिलियन से ज्यादा तो तू वैसे भी नहीं ले सकता अंडर ऑटोमेटिक रूट, उसके ऊपर तुझे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। लेकिन अगर तू पैसा किससे ले रहा है? फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहा है। मान ले तेरा इक्विटी कितना है, मान ले तेरा इक्विटी 100 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो तेरा डेट 700 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब बेसिकली क्या है, उस केस में तुझे 750 मिलियन वाला लिमिट भी नहीं मिलेगा। अगर तेरा इक्विटी 50 मिलियन है तो तेरा 350 मिलियन ही हो सकता है डेट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये लिमिट तभी अप्लाई होगी अगर आप पैसा कहां से रेज कर रहे हो? फॉरेन इक्विटी होल्डर्स। क्या ये बात समझ में आई? और ये 7:1 का रेशो सिर्फ वहां पे अप्लाई नहीं होगा जहां पे आपका टोटल डेट ही कितना है? $5 मिलियन है। तो अगर तू अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेज कर रहा है और पैसा कितना है? $5 मिलियन, तो उस केस में 7:1 का रेशो अप्लाई नहीं। मान लो तेरी इक्विटी इतनी सी चिन्नू सी है, उसका तू 50 गुना भी ले रहा है, लेकिन तेरा टोटल डेट तू जो रेज कर रहा है वो कितना है? 5 मिलियन या उससे कम है, तो तेरा 7:1 का रेशो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तेरा डेट ही इतना सा है, तो तेरे ऊपर 7:1 का रेशो अप्लाई नहीं। तो 3 पॉइंट याद करने हैं हमने रिया। पहला क्या? $750 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता पर फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं ईसीबी रेज कर रहा हूं फॉरेन इक्विटी होल्डर से, 7:1 का डेट इक्विटी रेशियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो पैसा तू रेज कर रहा हो $5 मिलियन या उससे कम है, तो 7:1 का रेशियो अप्लाई। रिवाइज करो जल्दी से। ये जो मैंने बात बताई ना, अगली वो शायद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी हो।
समझा नहीं मैं। शेड्यूल 3 क्या है मैडम? ईसीबी अलग है, ईसीबी अलग है, ईसीबी अलग है। वो तो कुछ और था, डॉलर लेने खर्चा करने के लिए। वो डॉलर लेके खर्चा करने वाला है, ठीक है। ये तो लोन ले रहे हो आप बाहर से। इसमें सिर्फ आप एडी कैटेगरी 1, एडी कैटेगरी 1 के पास जाओगे, दैट्स इट। किससे अप्रूवल लोगे? आरबीआई से, अगर इस लिमिट को क्रॉस किए तो। ये अलग है सब कुछ। जल्दी पूरा देख लो मैक्सिमम लिमिट ऑन ईसीबी एक बार फटाफट से। और मैक्सिमम लिमिट ऑन ईसीबी में कितने पॉइंट्स याद करने हैं आशीष जी? 3 पॉइंट्स। 750 मिलियन यूएस डॉलर, 7:1 एंड 5 मिलियन तक है तो 7:1 को फॉलो करने की जरूरत। जल्दी करो। गो फॉर इट, जल्दी करो फटाफट से। कोई भी ईसीबी। हाँ नहीं होगी तो आपको एज इट इज लिख के आना है, बस बात खत्म। आपने करना ही क्या, मतलब अपने आप से सोचो ही मत, ये जो लिखा हो बस लिख के आना है, दैट्स इट। राइट, डन। आ जाओ। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। अब पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स का मतलब क्या है कि ईसीबी आपने रेज किया, या तो रुपी होगा या फिर, अगर रुपी वाला होगा तो इंडिया में लाना ही पड़ेगा, अगर डॉलर वाला होगा तो इंडिया में ले आओ एक्सचेंज करके, या फिर फॉर द टाइमिंग अगर खर्चा नहीं हो रहा तो वहां पे भी पाक मतलब फॉरेन में भी पाक कर सकते हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैंने यूके से पैसा रेज किया और खर्चा भी कहां करना है, समझ गए ना? तो इंडियन डिनोमिनेशन वाला तो बाहर पाक नहीं हो सकता, लेकिन फॉरेन डिनोमिनेशन वाला इंडिया में भी आ सकता है और बाहर भी पाक। सिंपल है। पक्का से कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं आगे बढ़े। नेक्स्ट मैडम, पार्किंग। सो पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स अब्रॉड। कौन से वाला ईसीबी प्रोसीड्स बाहर अब्रॉड में पार्क हो सकता है? डॉलर डिनोमिनेटेड। ECB proceeds meant only for foreign currency expenditure can be parked abroad pending utilization। जो फॉरेन करेंसी में है और फॉरेन करेंसी में ही आपको क्या करना है, खर्चा करना है, तो वो बाहर पार्क हो सकता है। लेकिन अगर आपको खर्चा किस में करना है तो फिर लाना पड़ेगा, इधर ले आओ। सो रेज्ड इन फॉरेन करेंसी एंड टू बी एक्सपेंडेड इन फॉरेन करेंसी कैन बी पार्क्ड आउटसाइड इंडिया। ये ध्यान रखना, बात खत्म। इसके अलावा कोई भी केस है वो बाहर पार्क नहीं हो सकता। कोई एजम्पशन कुछ लेने की जरूरत नहीं। सीधी बात क्या है कि जो रेज किया फॉरेन करेंसी में और जो खर्चा होगा फॉरेन करेंसी में, दैट कैन ओनली बी पार्क्ड आउटसाइड इंडिया। समझ गया? ठीक है। टिल यूटिलाइजेशन दीज फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। बैंक में डिपॉजिट करा दो, वहां के सेंट्रल बैंक के ट्रेजरी बिल्स में लगा दो, या फिर इंडियन बैंक की फॉरेन सब्सिडरीज में डाल दो। ठीक है, सो डिपॉजिट कर दो इन अ फॉरेन बैंक मैडम। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वैलिडिटी 365 डेज तक होता है, और या फिर क्या, डिपॉजिट विद अ क्या, फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। सिंपल इज दैट। हाँ हाँ कर सकते हो फॉरेन पार्क। मतलब देखो, रेज किया पाउंड में और खर्च करोगे डॉलर में, ठीक है, तुम पाउंड पार्क कर दो या फिर क्या डॉलर में कन्वर्ट करा के डॉलर पार्क कर दो, लेकिन पार्क तो कर ही सकते हो ना। बोल रहा फॉरेन करेंसी में रेज किया और फॉरेन करेंसी ही खर्चा कर रहे हो। नहीं, बेसिकली ये है कि खर्चा रुपया में नहीं होना चाहिए, बात खत्म। अगर तुम रुपया में खर्चा करोगे तो इंडिया में ही लाना है, तो पार्क भी कहां करना पड़ेगा, बस सिंपल है, दैट्स इट। सुनिए, ईसीबी प्रोसीड्स मेंट फॉर रूपी एक्सपेंडिचर। देखो ये रहा, मेंट फॉर रूपी एक्सपेंडिचर। अब रूपी को छोड़ के बाकी सारी करेंसी तुम्हारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी, तो उस केस में बाहर पार्क हो सकता है। तो सीधी बात यह कि रुपया में अगर खर्चा करना है तुमने तो उसको कहां पार्क करोगे, इंडिया में ही पार्क करोगे। सिंपल है, बस इतना ही। देखो बोल रहा है ईसीबी प्रोसीड्स मेंट फॉर रूपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपैट्रिएटेड इमीडिएटली। रिपैट्रिएटेड मतलब ट्रांसफर बैक। फॉर क्रेडिट टू देयर क्या, रूपी अकाउंट विद एडी कैटेगरी 1 बैंक।
with AD category 1 bank. ठीक है सर जी. In India, ECB borrowers are also allowed to park ECB proceeds in term deposits with AD category 1 bank in India for a maximum period of क्या 12 months cumulatively. This term deposit should be kept in unencumbered position. Unencumbered मतलब लिख लो without any charge. इसके ऊपर कोई लोन नहीं ले सकते. फ्री होना चाहिए, फ्री होल्ड होना, कि जब चाहो विड्रॉ करके आगे इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है जी, पक्का से. अब आगे सुनो, एक बार पढ़ लो. पार्किंग नहीं मैडम, शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए, अप टू 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा के लिए कहीं भी एफडी नहीं करा सकते. शॉर्ट टर्म इसलिए कि कभी भी विड्रॉ कर सके. हाँ हाँ बिल्कुल है. ये ईसीबी और फेमा पहले मैं बड़े बड़े चैप्टर्स ही करा रहा हूँ तुम लोगों को. जैसे आज मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ग्रुप 1 में एनबीएफसी निपट जाए. तुमने 4 से 5 क्लासेस ले ली ऑलरेडी उसकी, है ना. एनबीएफसी अगर निपट गया तो अगला चैप्टर यहाँ पे मैं एनबीएफसी करा दूंगा. मैं मुद्रा बैंक भी है अभी है. मतलब असल में क्या होता है ना, कभी कभी डाउट्स ऐसे उठ जाते हैं, फिर टाइम लग जाता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा खत्म करा दूं. वो तो खत्म हो गया था ना, एआरसी तो उस दिन खत्म हो गया था ना, असर्ट रिकंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया था मेरे हिसाब से. बेनिफिट्स शायद बच गए हो या तो कुछ ऐसा कुछ बचा है, मतलब कुछ भी एंसिलरी एक टॉपिक बचाओ. अभी मत देखो, कोई नहीं मैडम, कर लेंगे जो बचा होगा, कर लेंगे, डोंट वरी. आओ आप इसको रिवाइज करो. पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, जल्दी से. पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स. क्या, कहां लिखा है, कहां लिखा है, मुझे समझ नहीं. डिपॉजिट सेट, अच्छा मतलब जिसके पास तुम डिपॉजिट कराओगे उसका क्रेडिट रेटिंग कम से कम AA का होना चाहिए, मतलब हाईली सिक्योर होनी चाहिए. पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होना चाहिए भाई, ये बोल रहा है. जिसके पास तुम पैसा जमा कराओगे उसका क्रेडिट रेटिंग AA का होना चाहिए, मतलब हाईली सिक्योर बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, की ये बहुत अच्छा है, पैसा समय पे रीपे कर देगा. सिंपल एज दैट. करेक्ट है. आई अब कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी. मान लो ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा. वो भाई एफडीआई बन जाएगा भाई. ठीक है, क्या बन जाएगा, एफडीआई. एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बन जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो भैया अगर आप ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो एफडीआई बन जाएगा. ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें क्लास में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. तो जिन सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउड है. ठीक है, तो आपने उतना ही ईसीबी रेज करना है, या फिर ईसीबी को कन्वर्जन का रेशो उतना ही देना है जितना एफडीआई को क्रॉस ना. ऑलरेडी तुम 70% एफडीआई दे चुके थे, अब तुमने खूब सारा ईसीबी रेज किया और उनको कन्वर्जन का ऑप्शन दे दिया, तो ये तो 74 से क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना. तो तुमने कन्वर्जन या एफडीआई इस तरीके से कराना है कि वो एफडीआई की एग्जिस्टिंग लिमिट से क्रॉस. लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, जैसे इंडिया में क्या, इंडिया में जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है. सर एक एग्जांपल दो. रिटेल सेक्टर. स्टार्टअप कौन सी फील्ड में डिपेंड करता है, स्पेस एटॉमिक एनर्जी में, तो कैसे ही पैसा लगाएगा. तो डिपेंड करेगा कौन से सेक्टर में. जैसे रिटेल है, रिटेल में 100%, रेस्टोरेंट बिजनेस है 100% एफडीआई अलाउड है. ठीक है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन सेक्टर, नॉट ऑन द एंटिटीज. राइट, ठीक है, डन. तो बोला सर कन्वर्जन ऑफ ईसीबी, कन्वर्जन ऑफ क्या, ईसीबी, इंक्लूडिंग those which are matured but unpaid into equity is permitted subject to the following conditions. मतलब आशीष सुनिए, बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग दोज विच आर मेच्योर्ड, मतलब जो मेच्योर हो गया ईसीबी, जैसे 10 साल का मैम था खत्म हो गया तो मेच्योर. इंक्लूडिंग मेच्योर्ड है, मतलब जो मेच्योर नहीं हुए वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर, एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर. लिख लो एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर. जिसने पैसा दिया वो डिसाइड करेगा कि उसे इक्विटी चाहिए, पैसा वापस चाहिए, ये ध्यान रखना. एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर. तो मतलब इसका मतलब ये हुआ मैडम कि मेच्योर्ड ईसीबी एज वेल एज इमेच्योर्ड ईसीबी, जिसका भी समय पूरा नहीं हुआ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट द ऑप्शन ऑफ लेंडर.
सब्जेक्ट टू द प्रायर टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड बाय द पार्टीज। ठीक है, नीचे लाइन लिख लो, matured as well as immatured ECBs, matured as well as immatured ECBs can be converted into equity matured as well as immatured ECBs can be converted into equity subject to the option of या at the option of lender, at the option of the lender, subject to the terms and conditions decided by the parties, at the option of lender, subject to the terms and conditions decided by the parties. Decided by the parties. At the option of the lender, subject to the terms and conditions decided by the parties. भैया लोग क्लियर है? पक्का? डन, करेक्ट है। अब देखो मैडम जी, जब जब कन्वर्जन होगा तो कौन सी पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ेगा? एफडीआई पॉलिसी। समझ गया? पक्का? और एफडीआई पॉलिसी में भी दो रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 74% से ज्यादा एफडीआई लेनी है 74% से, तो अप्रूवल रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल रूट। ये बात समझ गए? तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी 70% एफडीआई ले चुकी है और उसके बाद खूब सारा ईसीबी रेज कर देती है, तो कन्वर्जन से पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सिंपल, खत्म हो गएगा। समझ गए ना? क्योंकि अगर ईसीबी कन्वर्ट हुआ इक्विटी में तो दैट इज कवर्ड अंडर एफडीआई। ठीक है, सुनिए, द एक्टिविटी ऑफ द बोरिंग कंपनी इज कवर्ड अंडर क्या? ऑटोमेटिक रूट फॉर एफडीआई और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव्ड। गवर्नमेंट अप्रूवल इज क्या? रिसीव्ड। पक्की बात है, सरकार का क्या मिल गया है? अप्रूवल। या तो ऑटोमेटिक रूट में कवर होना चाहिए कन्वर्जन से पहले, या फिर क्या? गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव। बात समझ में आ गई मैडम जी? तो अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, अगर मैं ईसीबी रेज करूंगा, ईसीबी एक लिमिट के ऊपर चला गया 750 से ऊपर, तो किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई। लेकिन एफडीआई के केस में सीजी का अप्रूवल लगेगा। किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाला भाई, चल आगे देखते हैं। अब सुनो, द एक्टिविटी ऑफ द बोर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है ईसीबी की, उसके ऊपर चला गया तो अप्रूवल ऑफ। लेकिन अगर एफडीआई के केस में कन्वर्जन के ऊपर चला गया तो भूलोगे तो नहीं? ठीक है, तो या तो एफडीआई में वो अप्रूवल रूट में कवर ही नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक रूट में आना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव। ठीक है, वेर एवर एप्लीकेबल फॉर द क्या? फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन एज पर एक्सटेंट ऑफ एफडीआई पॉलिसी। पक्का ना? तो जहां पे एप्लीकेबल है गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और जहां पे एप्लीकेबल नहीं है ऑटोमेटिक रूट में कवर हो जाए। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? सर पक्का से आ रही है। द कन्वर्जन विच शुड बी विद द लेंडर्स कॉन्सेंट एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। कन्वर्जन किसके कॉन्सेंट से होनी चाहिए और इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ब्रीच ऑफ क्या? एप्लीकेबल सेक्टर कैप ऑन फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अंडर एफडीआई। देखो, दो तीन चीजों को कंप्लाई करोगे जब आप कन्वर्जन करोगे। पहला, किसके ऑप्शन पे होनी चाहिए? लेंडर के ऑप्शन, एक्स्ट्रा कॉस्ट, और एफडीआई पॉलिसी का कॉन्ट्रावेंशन नहीं। सिंपल है, किसके ऑप्शन पे होना चाहिए? लेंडर के ऑप्शन पे। एडिशनल कॉस्ट और एफडीआई पॉलिसी का ब्रीच, खत्म। चलो पढ़ो जल्दी से। अभी देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है, मे बी द लास्ट, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक कन्वर्जन होता है एक ही बार में, और एक कन्वर्जन होता है बिट्स एंड पार्ट्स में। मतलब 100 करोड़ का लोन है मान लो, तो एक केस में तो 100 करोड़ एक साथ कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, और एक केस में 20-20 करोड़ करके कन्वर्ट हो रहा है। पक्का मैडम जी? पढ़ो, पहले यहां तक पढ़ो। क्या तुम लोग को ये समझ आ रहा है? ये बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं ना, कभी उनसे डिस्कस करोगे तो इन चैप्टर के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी तुम्हारी। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है बच्चा चैप्टर, एक बार ना बाहर किसी बंदे से डिस्कस करना, है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल चैप्टर। समझ गया? पक्का? ठीक है, डन। सुनिए,
अब देखो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, क्या कि कन्वर्ट हो सकता है लेकिन ये कंडीशंस को कंप्लाई करके। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि आप कन्वर्ट करो लेकिन किसके ऑप्शन पे, नो एडिशनल कॉस्ट एंड नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। अब मैडम एक शेयर कितने का मिलेगा, प्राइसिंग नॉर्म्स शैल बी सैटिस्फाइड एज पर सेबी, प्राइसिंग नॉर्म्स हैज टू बी सैटिस्फाइड एज पर, और आप प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीएमएसएल में सीखोगे, सीख लेना क्या कि सर जब कन्वर्जन होता है तो प्राइस कैलकुलेट शेयर का कैसे किया जाता है, बेस्ट ऑफ द 4, राइट सर, वो पढ़ना आराम से। तो देखो एक बार ध्यान से सुनो, एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर शेयर्स आर कंप्लाइड विद, और इंडिया में कर रहे हो तो एज पर क्या होना चाहिए, सेबी। तो मैडम एक शेयर कितने का मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो ना कि आप शेयर महंगा दे रहे हो, है ना, कम शेयर देने के चक्कर में शेयर का प्राइस बढ़ा दिया आपने, नहीं नहीं, प्राइसिंग नॉर्म्स विल हैज टू बी कंप्लाइड विद, वो कोई ठगी नहीं होगी, एज पर सेबी आप प्राइस कैलकुलेट करोगे। In case of partial or full conversion of ECB into equity, the reporting to RBI has to be done as under. RBI के पास जो आप रिपोर्टिंग करोगे वो ऐसे करोगे। ठीक है, तो 3 चीजें आपको सेटिस्फाई करनी है मैडम, वो पहले वाले में 3 पॉइंट्स थे, दूसरा प्राइसिंग नॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग जाएगी किसके पास, RBI के पास। क्या जाएगी सर, रिपोर्टिंग। ठीक है सर, वो रिपोर्टिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जितना किया एक बार रिवाइज कर लो, आज इनको रिजल्ट देख लें दो आराम से, फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, है ना, डन। और एक और रूल रखेंगे कि 8:35 तक मैक्सिमम क्लास शुरू करनी है अब हमने इनका, अब जो अगली क्लास है थर्सडे को 8:35 तक आपने एट एनी कॉस्ट शुरू करनी है क्लास, राइट, डन। डन है, तो अब हम मिलेंगे उसमें एसबीआई वाली क्लास में, किसके साथ, एनबीएफसी के साथ, बचा हुआ खत्म कर लेते हैं, राइट, डन, ओके, ब्रेक ले लो।